जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी अपनी आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ नमस्कार मुद्रा में। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए छोटे से मंत्र का उच्चारण करेंगे। जो श्रद्धा भाव से करे श्रुति का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेंद्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने श्रुत ज्ञान के स्वरूप भेद मीन्स 20th वाला सूत्र कंप्लीट किया था। यहाँ तक किसी ने जिन्होंने भी पढ़ा या समझा, किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछिए, नहीं तो फिर अवधि ज्ञान के भेद की ओर जाएंगे। किसी को कुछ डाउट है? लास्ट क्लास में श्रुत ज्ञान के भेद करवाए थे। श्रुत ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक अंग बाह्य होता है, एक अंग प्रविष्ट होता है। अंग बाह्य के बहुत सारे रूप होते हैं, अनेक प्रकार का होता है, और अंग प्रविष्ट जो होता है वो द्वादशांग होता है, क्योंकि वो तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित होता है और गणधरों द्वारा गुंथित होता है। तो 12 है, 12 अंग होते हैं, उसमें से अभी एक लुप्त हो गया है, तो टोटल 11 अंग अभी उपलब्ध है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था। अब विल गो टू अवधि ज्ञान के भेदर स्वामी। किसी को कुछ डाउट नहीं है? एनीबडी? किसी को भी नहीं? ठीक है। 21वां सूत्र द्विविधो वधिहि। द्विविधो वधिहि 21वीं 22वां सूत्र तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानां। तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानां। 23वीं गाथा यथोक्त निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम्। यथोक्त निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम्। ठीक है ना? वापस एक बार उच्चारण करती हूँ। 21 वाली गाथा है, 21 वाला सूत्र है, सॉरी, द्विविधो वधिहि। 22 वाला तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानां। 23वां यथोक्त निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम्। ठीक है, तीनों सूत्र कंटिन्यूटी में है, इसलिए मैंने एक साथ ही पढ़ लिया। फर्स्ट, अवधि ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक भव प्रत्यय होता है, एक गुण प्रत्यय होता है। ठीक है ना? अभी भव प्रत्यय का मतलब क्या? जिनको जन्म से ही अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अपने पूर्व अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से के कारण से, जिसको ऑलरेडी अवधि ज्ञान जन्म से प्राप्त हो जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? भव प्रत्यय। मीन्स उनको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है, उनकी पुण्यवानी इतनी प्रबल होती है कि वो ऑटोमेटिकली अवधि ज्ञान के धनी हो जाते हैं। तो वो 2 कौन सी गति वाले जीव है जिनको जन्म से ही अवधि ज्ञान प्राप्त होता है? तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानां। नारकी और देवता के दोनों भी जीव, जो भी जीव मरकर नारकी या देवता में उत्पन्न होता है, उनको स्वतः ही अवधि ज्ञान होता है। ठीक है, उनको कुछ खास विशेष क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर उन्होंने देव का आयु बांधा है या उन्होंने नारकी का आयु बांधा है, तो ऑटोमेटिकली जब वो वहां पर उत्पन्न होंगे, उनके अंदर 3 ज्ञान होंगे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। अगर देव में है मतीय ज्ञान, शुद्ध ज्ञान एंड अवधि ज्ञान, इट इज वो नारक में है, वो तो दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है ना? इज इट क्लियर? तो अवधि ज्ञान भव से किसको मिलता है? नारकी और देवता के जीवों को मिलता है। यथोक्त निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम्। बाकी जो 2 है वो है मनुष्य और तिर्यंश। इनको सिर्फ पुरुषार्थ करने से ही लब्धि प्राप्ति होती है अवधि ज्ञान की। और कितने विकल्प है? षड विकल्प मीन्स 6 विकल्प इसके बताए गए हैं। कितने विकल्प बताए हैं? 6 विकल्प बताए हैं। ठीक है,
तो अवधि ज्ञान के दो प्रत्यय, दो भेद होते हैं, भव प्रत्यय, गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय किसमें होता है? नारकी और देवता के जीवों में। गुण प्रत्यय किसमें होता है? मनुष्य और तिर्यंच में उपलब्ध होता है। अब ये अवधि ज्ञान मनुष्य और तिर्यंच में जो आता है वो 6 प्रकार का हो सकता है। 6 टाइप्स का अवधि ज्ञान हो सकता है। ठीक है, वो 6 प्रकार के क्या है? अनुगामी अवधि ज्ञान। अनुगामी मीन्स जहां पे आपको अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है, अगर उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाने पर भी वो विद्यमान होता है। जैसे अभी मुझे अवधि ज्ञान की प्राप्ति क्षेत्र में हुई, अगर मैं ये क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में भी जाऊं तो भी मेरा अवधि ज्ञान रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज अनुगामी अवधि ज्ञान। ठीक है, अननुगामी मीन्स उसका ऑपोजिट। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब मैं जाऊं तो मेरा अवधि ज्ञान वहां पर मेरे साथ में नहीं चलता है, बस वो सिर्फ वो क्षेत्र तक ही सीमित है। अब रीजन इसका क्या है? अवधि ज्ञानावर्ण्य का क्षयोपशम जितना उत्तम होता जाता है, उतना अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सबकी सीमा बढ़ती जाती है। अब समझो मेरा क्षयोपशम थोड़ा कम है, तो मुझे सिर्फ उस क्षेत्र तक ही, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तक ही मैं क्या देख सकती हूँ? अवधि ज्ञान मेरा सक्षम रहेगा। जैसे ही वो क्षेत्र के बाहर चला जाता है, मेरा अवधि ज्ञान सक्षम नहीं रहेगा। तो वो सब मेरे अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो अनुगामी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर भी मेरा अवधि ज्ञान वैसे ही रहता है। अननुगामी वो स्थायी नहीं रहता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्धमान। वर्धमान का मतलब क्या है? बढ़ोतरी। जैसे जैसे मेरे अवधि ज्ञानावर्ण्य का क्षयोपशम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मेरा अवधि ज्ञान बढ़ता जाता है। अवधि ज्ञान बढ़ना का मतलब मेरा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की परिमितता ज्यादा होती जाती है। बाउंड्री बिकम्स मोर एंड मोर बिगर। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्धमान अवधि ज्ञान। हीयमान, जैसे जैसे मेरा क्षयोपशम कम होता जाता है, अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म बढ़ता जाता है, मेरा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कम होता जाता है। थोड़े 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 क्षेत्र में ही मैं देख सकती हूँ। तो ये हीयमान, जो अवधि ज्ञान था उससे भी कम होता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड हीयमान अवधि ज्ञान। ठीक है, एंड लास्ट दो होते हैं प्रतिपाती अवधि ज्ञान और अप्रतिपाती अवधि ज्ञान। प्रतिपाती अवधि ज्ञान मीन्स एक बार आया हुआ अवधि ज्ञान एकदम से बुझ जाता है। ये कब? जब आपके अवधि ज्ञानावर्णीय का उदय हो जाता है। तो जो क्षयोपशम था वो हट जाता है। ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय के कारण से क्या होता है? इमीडिएटली आपका अवधि ज्ञान नष्ट हो जाता है और अब आपको अवधि ज्ञान नहीं होता। दिस इज कॉल्ड प्रतिपाती। अप्रतिपाती आया हुआ अवधि ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। दिस इज कॉल्ड अप्रतिपाती अवधि ज्ञान। ये किसमें होता है? ये गुण प्रत्यय वाले जीवों में होता है, जो नारकी और मनुष्य। तो जितना पुरुषार्थ उत्तम, उतना अवधि ज्ञान भी उत्तम होता जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ पे पीछे आपको एक टेबल दिया है, एक बार उसको देख लो। मैं ये पढ़ती हूँ। अवधि ज्ञान, आत्मा के द्वारा रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान। सबको मिल गया ये शीट? पेज नंबर 14 है मेरे, तो आपके शायद 15 रहेगा। ये शीट सबको मिल गया? मिल गया। इसमें लिखा है अवधि ज्ञान, आत्मा के द्वारा रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान। उसमें दो प्रकार के होते हैं, भव प्रत्यय, गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय जो जन्म से ही अवधि ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे नारकी और देवता। गुण प्रत्यय जो अवधि ज्ञानावर्णीय क्षयोपशम से मनुष्य या तिर्यंच संज्ञी पंचेंद्रिय। तो तिर्यंच में भी कौन? सिर्फ संज्ञी पंचेंद्रिय, जो मन वाले पंचेंद्रिय होते हैं, उनमें ही अवधि ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि बाकी वालों को तो मन ही नहीं होता है, तो अवधि ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते। गुण प्रत्यय वापस 6 प्रकार के होते हैं। अनुगामी जो साथ साथ चलता है, अननुगामी जो साथ साथ नहीं चलता है, वर्धमान बढ़ता हुआ, हीयमान घटता हुआ, प्रतिपाती एकदम नष्ट हो जाता, अप्रतिपाती केवल ज्ञान तक रहने वाला जो अवधि ज्ञान होता है, वो अप्रतिपाती अवधि ज्ञान होता है। क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? ये भी टेबल फॉर्मेट में आ सकता है। अवधि ज्ञान कितने प्रकार का, उसका पूरा स्पष्ट कीजिए टेबल के द्वारा, अगर बोले या चार्ट के द्वारा, तो आपको ये ड्रॉ करना है, दिस चार्ट।
समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो अवधि ज्ञान आवरणी के अवधि ज्ञान के लिए, नहीं तो फिर मैं मन पर्याय ज्ञान के भेद बताती हूँ। एनीबडी? किसी को कुछ डाउट है? नहीं? क्लियर एकदम? ये तो मेरी क्लास में कोई है 1 2 3 4 8 मेंबर है मेरी क्लास में आज। मुझे तो एक की भी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी क्लियर है दीदी। क्लियर है हाँ, क्लियर है। सबको? हाँ जी। ओके ठीक है। मन पर्याय ज्ञान के भेद और उनका अंतर। अब 24 और 25वां सूत्र में एक साथ पढ़ूंगी। अब अवधि ज्ञान हो गया, ज्ञान मति ज्ञान हो गया, श्रुति ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया। अब मन पर्याय ज्ञान की ओर जाएंगे। ठीक है, 4th वाला ज्ञान है। मन पर्याय ज्ञान 2 प्रकार का होता है। हाँ, 2 प्रकार का है। अब देखो, ऋजु विपुलमति मनः पर्यायः। ऋजु विपुलमति मनः पर्यायः विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः। विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः। नाउ ऋजु एंड विपुल, ये 2 तरह के मति मन पर्याय ज्ञान होते हैं। एक ऋजु मति होता है, एक विपुल मति होता है। ऋजु का मतलब क्या? सरल। विपुल का मतलब क्या? विशेष। सरल और विशेष, ठीक है ना? तो ऋजुमति में आप क्या करेंगे, जिनके भी पास, जिनके मन पर, देखो हर एक इंसान के पास मन पर्याय ज्ञान होता है तो भी इतना विशुद्ध नहीं होता है। उसके जैसे जैसे मन पर्याय ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम होता जाता है उतना उतना गहराई से वो मनोगत भावों को समझ सकता है। ठीक है, जो ऊपर ऊपर से मनोगत भावों को समझ सकता है, पूरे अंदर तक नहीं, वो ऋजुमति विपुल ज्ञान मन पर्याय ज्ञानी वाला होता है। जैसे अभी समझो आप किसी की चीज के बारे में सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो सामने वाला बोल सकता है कि यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, बस ये क्या हो गया? ऋजुमति। जैसे समझो मैं कोई जेवर के बारे में सोच रही हूँ, ठीक है, गहने के बारे में मैं सोच रही हूँ, तो जिसके पास ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान होगा वो सिर्फ क्या बोलेगा? आप जेवर के बारे में सोच रहे हो, दैट्स ऑल। जिसको विपुलमति मन पर्याय ज्ञान होगा वो एग्जैक्टली बोलेगा आप कौन से जेवर के बारे में सोच रहे हो, वो चांदी का है, सोने का है, डायमंड का है, प्लैटिनम का है, क्या शेप का है, कितने वजन का, एवरीथिंग। वो विपुलमति मन पर्याय ज्ञानी वाला व्यक्ति विश्लेषण कर सकता है, नॉट द ऋजुमति। ओके, तो ऋजुमति इज जस्ट सरल, सरल रूप से मन पर्याय ज्ञान को समझना है, मनोगत भावों को समझना इज कॉल्ड एज ऋजुमति। उसमें ही विशेष, सरल के बाद उसकी और विशेषता। जैसे अगर मैं कोई घड़ा या सुराई के बारे में सोच रही हूँ तो मैं घड़े के बारे में सोच रही हूँ, ये ऋजुमति वाला सोचेगा, बस उसको इतना ही मालूम है। और जो विपुलमति वाला होगा वो सोचेगा अच्छा ये गोल वाले घड़े के बारे में सोच रही है, घड़ा मिट्टी से बना हुआ है उसके बारे में सोच रही है, वो जगह से ही उसको वो घड़ा लेना है, वो उसके बारे में सोच रही है। ऐसे दिस विपुलमति मन पर्याय ज्ञानी वाला व्यक्ति वहां तक विचार कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके मन पर्याय ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम उतना उत्तम है, दैट इज वाई। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ दिया है ऋजुमति एंड विपुलमति, ये दोनों मन पर्याय ज्ञान के भेद है। नेक्स्ट सूत्र में दिया है विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेष। विशुद्धि और अप्रतिपाती की अपेक्षा में इन दोनों में अंतर है। विशुद्धि का मतलब कौन सा ज्यादा विशुद्ध है, कौन सा ज्यादा स्पष्ट है? विपुलमति मन पर्याय ज्ञान वाला ज्यादा स्पष्ट है, बिकॉज इट इज गिविंग यू अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट क्या मनोगत भाव है, मन में क्या विचार उमड़ रहे हैं, वो कौन बोल सकता है? सिर्फ विपुलमति मन पर्याय ज्ञानी वाला बोल सकता है, इसलिए उसका ज्ञान ज्यादा विशुद्ध है। एंड अप्रतिपाती है क्योंकि यहाँ से वो सीधा केवल ज्ञान की श्रेणी ही चढ़ेगा, ये ज्ञान जाने वाला नहीं है। जो विपुलमति मन पर्याय ज्ञान होता है वो कभी भी मिटने वाला ज्ञान नहीं होता है, वो सीधा आपको केवल ज्ञान तक लेकर जाता है। ठीक है, हाँ जी।
ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान, ऋजु अर्थात सरल, दोनों के दूसरों के मनोगत भावों को सामान्य रूप से जानना ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। जैसे व्यक्ति किसी घट के बारे में चिंतन कर रहा है तो ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान ये ज्ञान से जान लेता है कि अमुक व्यक्ति घट का चिंतन कर रहा है, बट कैसे आकार का है, किससे बना हुआ है, कहाँ पर उसको वो लेना है, वो सब वो विचार या मनोगत भावों को वो नहीं समझ सकता, वो व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक है, बट वही विपुलमति वाला वो सरल और विशेष दोनों मनोगत भावों को आराम से पहचान सकता है। जैसे किसी घट के बारे में चिंतन कर रहा है तो विपुलमति मन पर्याय ज्ञान वाला केवल घट मात्रा भी नहीं अपितु उसके देश का, उसके काल का, उसके पर्यायों को जान लेता है। मीन्स वो किससे बना है, उसको कहाँ से बनवाना है, क्या शेप में बनवाना है, एवरीथिंग वो पूरा डिटेल्ड वो समझ सकता है। कौन? विपुलमति मन पर्याय ज्ञान वाला व्यक्ति। ठीक है, तो मन हाँ पर्याय जी। ज्ञान दो प्रकार के, एक ऋजुमति, एक विपुलमति। ऋजुमति सरल वाला मन पर्याय ज्ञान और विपुलमति सरल और विशेष वाला मन पर्याय ज्ञान। और इन दोनों में से सबसे विशुद्ध और अप्रतिपाती वाला ज्ञान कौन सा है? विपुलमति। और ये दोनों विशुद्ध अप्रतिपाती किसके हिसाब से है? अवधि ज्ञान से। अवधि ज्ञान से और क्या है? ये थोड़े और विशुद्ध है क्योंकि ये थोड़े ज्यादा क्या है? सूक्ष्म है। क्योंकि जब मनोगत भावों को जानने की कोशिश कर रहे हो तो ज्ञान का नॉलेज ऑल्सो विल बी वेरी सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म होगा, तभी आप उतने सूक्ष्म मनोगत भावों के परिवर्तन को भी जान सकेंगे। ओके, अब दिया है ऋजुमति विपुलमति मन पर्याय ज्ञान में अंतर क्या होता है। अब ऋजुमति सरल या सामान्य स्थूल ज्ञान होता है, बस ऊपरी ऊपरी वाला ज्ञान, दैट्स ऑल, डिटेल कुछ भी नहीं। विपुलमति सरल व वक्र या सामान्य और विशेष सूक्ष्म ज्ञान होता है। तो ऊपर ऊपर वाला ज्ञान भी होता है बट उसका अलग से सूक्ष्म विशेष ज्ञान भी होता है। नेक्स्ट, कम विशुद्धता होती है, अधिक विशुद्धता होती है। प्रतिपाती है अर्थात आने के बाद विलुप्त हो सकता है, अप्रतिपाती आने के बाद विलुप्त नहीं होता है। उसी भव में केवल ज्ञान प्राप्त करना ऐसा कोई नियम नहीं है, उसी भव में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। जगन्य से जीवों के 2-3 भवों को ग्रहण कर सकता है। जैसे मैं गई, मेरे सामने एक मन पर्याय ज्ञानी वाला व्यक्ति बैठा है, अगर वो ऋजुमति वाला है तो मेरे 2-3 भवों को देखकर वो बोल सकता है, मनोगत भावों को। बट ये 7-8 भवों तक का भी मनस्थिति को ग्रहण कर सकता है। उत्कृष्ट गति अगति की अपेक्षा से 7-8 भवों तक, उत्कृष्ट असंख्यात भवों तक। तो ये जगन्य 2-3, उत्कृष्ट 7-8, और ये जगन्य 7-8, उत्कृष्ट कहाँ तक? असंख्यात भवों तक कथन कर सकता है। तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं, है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस लिखिए, क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, ऋजुमति और विपुलमति विपुलमति। अंतर लिखिए बोले तो आपको ये दोनों डिफरेंसेस बताना। इन डिफरेंसेस में मैंने पढ़ा, आपको कुछ डाउट है? तो ऋजुमति सरल वाला ज्ञान होता है, सूक्ष्म नहीं है, वो स्थूल वाला ज्ञान होता है, ऊपर ऊपर वाला ज्ञान होता है। उसी भाव में कभी आया हुआ ज्ञान वापस नष्ट हो सकता है, विलुप्त हो सकता है। उसी भाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति होना नॉट कंपल्सरी है। और जो व्यक्ति के पास ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान है वो जगन्य 2 भव या उत्कृष्ट 7-8 भव तक देख सकता है। जो ऋजुमति वाला होता है वो सूक्ष्म ज्ञान का धनी होता है, उसका ज्ञान विशुद्ध ज्यादा होता है। ठीक है, उसी भाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा। अप्रतिपाती होता है, मीन्स आया हुआ ज्ञान वापस विलुप्त नहीं होता है। एंड जगन्य 7-8 भवों से लेकर उत्कृष्ट कहाँ तक देख सकता है? संख्यात भवों तक वो मनोगत भाव प्रकट या देख सकता है। इज इट क्लियर? डिफरेंस हाँ जी। बिटवीन ऋजुमति एंड विपुलमति क्लियर है हाँ जी। सबको? हाँ जी। फिर 26 वाली गाथा, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के बीच में अंतर। सूत्र पढ़ती हूँ। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्यायो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्यायो। इसका मतलब क्या है? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय के संबंध में अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में क्या अंतर है वो बता रहे। विशुद्धि से के हिसाब से दोनों में अंतर है ही, क्षेत्र के हिसाब से दोनों में अंतर है ही,
स्वामी के हिसाब से दोनों में अंतर, मीन्स अवधि ज्ञान किन किन में पाया जाता है और मन पर्याय ज्ञान कौन से जीवों में पाया जा सकता है। एंड विषय क्या देख सकता है, अवधि ज्ञान क्या देख सकता है, मन पर्याय ज्ञान क्या देख सकता है। ठीक है, ये टेबल है सबके पास, ये हाँ डिफरेंस जी। वाला टेबल है, ये पढ़ रही हूँ मैं। ओके, विशुद्धि, अवधि ज्ञान कम विशुद्ध वाला होता है, मन पर्याय ज्ञान अधिक विशुद्धि, क्योंकि अवधि ज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थों को देखता है, उनके मनोगत भावों को नहीं जान सकता। बट मन पर्याय ज्ञान रूपी पदार्थों के मनोगत भाव, जो संज्ञी होते हैं, जिनका मन होता है, उनके मनोगत भावों को जानने की समर्थता किसमें है, मन पर्याय ज्ञान वाले व्यक्ति में है। तो इसलिए ये कम विशुद्ध है, ये अधिक विशुद्ध है। नेक्स्ट, क्षेत्र, अंगुल के असंख्याता भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश तक, इतना पूरा अवधि ज्ञान आप देख सकते हो, क्योंकि रूपी पदार्थ है ना, रूपी पदार्थ तो पूरे लोकाकाश में पूरे, तो अंगुल के असंख्याता भाग से लेकर पूरे लोकाकाश तक आप क्या देख सकते हो, अवधि ज्ञान हो सकता है, क्योंकि सिर्फ रूपी पदार्थों को देखना है, अरूपी पदार्थों को तो आप देख ही नहीं रहे हो, मनोगत भावों को तो आप देख ही नहीं रहे, तो जितने रूपी है उनको देख सकते हो। सो स्टार्ट फ्रॉम अंगुल के असंख्याता भाग से लेकर कहां तक, लोकाकाश तक, पूरा संपूर्ण। बट मन पर्याय ज्ञान आप सिर्फ मनुष्योत्तर पर्वत तक देख सकते हो, पर्यंत। क्यों? क्योंकि मनुष्योत्तर पर्वत में पूरे क्या है, आपको सिर्फ मनुष्य और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय इतने ही चाहिए। हाँ तो जी। जितने जीव मनुष्योत्तर मीन्स मनुष्योत्तर पर्वत कितना है, उतने ही मनुष्य और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की तुलना की गई है, तो उतना ही देख सकते, उससे आगे आप नहीं देख सकते। मीन्स पूरा संपूर्ण लोक तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि पूरे संपूर्ण लोक में मनुष्य और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय होना जरूरी नहीं है। तो कितने हैं मनुष्य और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, उतने ही है जितना मनुष्योत्तर पर्वत है, तो उतना ही आप देख सकते। तो मनुष्योत्तर पर्वत की जो हाइट है, उतने ही मनुष्य और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय होने के कारण उसकी सीमा भी उतनी ही है, किसकी, मन पर्याय ज्ञान की। ओके, नेक्स्ट है स्वामी, चारों गति के सन्नी पंचेंद्रिय जीव, मन वाले जितने भी चारों गति में जीव है, नारकी है, देव है, तिर्यंच है, मनुष्य, सभी में अवधि ज्ञान हो सकता है। वो भव प्रत्यय हो सकता है, वो गुण प्रत्यय हो सकता है, बट मन पर्याय ज्ञान सिर्फ मनुष्य को ही होता है। मनुष्य में वो भी गर्भज, अब इसमें कंडीशन देखिए आप, मनुष्य में गर्भज, ठीक है, कर्म भूमि वाला, गर्भज मीन्स गर्भ से उत्पन्न, बहुत सारे असन्नी तिर्यंच पंचेंद्र असन्नी मनुष्य भी उत्पन्न होते हैं, बट असन्नी मनुष्य हमको नहीं लेना है इधर। तो जो सन्नी है, जो आई मीन जो गर्भज है, सॉरी सन्नी तो होते ही हैं, गर्भज है मीन्स जो गर्भ से उत्पन्न है, जो 9 गर्भज भी मनुष्य होते हैं, जो स्वयं ऐसे ही उत्पन्न होते हैं, जो जैसे 56 अंतर्द्वीप वाले जो मनुष्य होते हैं, वो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं, वो मनुष्य ही होते हैं, बट दे आर नॉट, उनका उत्पत्ति गर्भ से नहीं होता है। तो जो भी मनुष्य गर्भ से उत्पन्न होता है, जो कर्म भूमि में रहता है, जो पर्याप्त है, पर्याप्त का मतलब पूरी इंद्रियां पर्याप्त, बोलिए। जय जिनेंद्र, जितनी एक्चुअली इंद्रियां इसको समुच्चय मिलनी मनुष्य चाहिए, होता है। और इंद्रियां उसको उतनी है। मुझे जैसे आपका क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया, बोलिए। जय जिनेंद्र, हाँ, एक्चुअली समुच्चय मनुष्य है, जो गर्भ से नहीं होते हुए। 56 अंतर्द्वीप वाले बोल रही हूँ। ये तो युगलिक है ना, हाँ, 86 युगलिक है। बट 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य थोड़ी ना गर्भ से युगलिक है ना, उत्पन्न होते हैं। मगर युगलिक की है तो सिर्फ समुच्चय मनुष्य है जो गर्भ से नहीं होते हैं। जी सर, ऐसा नहीं सुना है, 56 अंतर्द्वीप वाले भी नहीं उत्पन्न होते जैसे मुझे ध्यान है। बाकी अकर्म भूमि वाले मनुष्य तो युगलिक ही है, बट छप्पन क्योंकि गति अंतर्द्वीप भी तो युगलिक करते ही हैं है। ना, 56 अंतर्द्वीप वालों की गति सेम अकर्म भूमि वाले मनुष्य की जैसी नहीं होती है, तो मुझे वो थोड़ा गति ठीक तो लगा। अलग है दोनों की, हाँ, गति तो अलग ही है दोनों की।
इनके तो आप बोल रहे हो कि 56 अंतर्द्वीप वाले युग्लिक होने के कारण वो भी गर्भज ही होते हैं, सिर्फ समुच्चय मनुष्य उतना ही कैटेगरी में लेना है। हाँ वो नहीं होते मुझे लगता हाँ है ठीक ऐसे। है, फाइन, ओके ओके ठीक है। तो अभी मनुष्य ही होते हैं मीन्स पूरे कर्म भूमि वाले और नहीं कर्म भूमि वाले ओके ठीक है। गर्भज जितने भी है, गर्भज में सिर्फ कर्म भूमि वाले मनुष्य को इधर लेना है, तो अकर्म भूमि वाले मनुष्य कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, कर्म भूमि वाले कितने हैं? 15, 15, 5 भरत, 5 एरावत और 13, 5 महावीर। ठीक है, तो एक तो गर्भज होने चाहिए फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कर्म भूमि वाले होने चाहिए सेकंड कंडीशन, थर्ड पर्याप्त होने चाहिए मींस पूरी पर्याप्ति संपूर्ण होनी चाहिए, फोर्थ सम्यक दृष्टि वाला जीव होना चाहिए। मनुष्य में भी बहुत सारे जो होते हैं, जो गर्भज है, जो कर्म भूमि वाले हैं, जो पर्याप्त है, बट वो मिथ्या दृष्टि वाले भी होते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन हमको क्या है? सम्यक दृष्टि वाले जीव होने चाहिए, संयमी होना चाहिए, संयम लिया हुआ रहना चाहिए। और संयम में भी कौन से गुणस्थान? अप्रमादी साधु गुणस्थान पर होना चाहिए, प्रमादी नहीं चाहिए, तो अप्रमत होना चाहिए। और किसी रिद्धि संपन्न को ही मन पर्याय मीन्स कोई लब्धि प्राप्त हुई रहती है उसी को ही मन पर्याय ज्ञान हो सकता है। तो फर्स्ट मनुष्य, सेकंड गर्भज, थर्ड पर्याप्त, पर्याप्त, फोर्थ कर्म भूमि, फिफ्थ सम्यक दृष्टि, गुणस्थान वाले, सम्यक दृष्टि, टू, सिक्स अपरमत, संयम लिए हुए। संयम लिया हुआ, फिर अप्रमत, और कोई भी एक प्रकार की लब्धि को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ही क्या बन सकता है? मन पर्याय ज्ञानी वाला व्यक्ति बन सकता है। क्लियर? हाँ जी, विषय रूपी पदार्थ के कुछ पर्यायों को देख सकता है, अवधि ज्ञान के विषय का अनंतवा भाग, क्योंकि मन के भावना बहुत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे होते हैं। तो जो अवधि ज्ञान जो है ना, उसका भी अनंतवा भाग तक भी देख सकते हैं, मीन्स इतना छोटा। आप समझो ये अवधि ज्ञान है पूरा इतना, तो इसका जो अनंतवा भाग है उतने भी मनोगत भावों को देखने की क्षमता किसमें है? मन पर्याय ज्ञानी के व्यक्ति में होती है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अवधि ज्ञान एंड मन पर्याय ज्ञान। ये अंतर भी आपको पूछ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए बेसिकली आपके पेपर में। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, 26 गाथा आई हैव फिनिश्ड। 27वीं एक करवा दो, 5 ज्ञानों के विषय, 4-5 गाथा ही बचती है। हाँ 1 2 3 4 बचती है बस। हाँ जी, आप करवा बोलो दीजिए। वैसे, नहीं आपको उच्चारण करना है तो मैं आपको उच्चारण करवा देती हूँ, जैसे भी आप बोलो। 1 बजे कि बाकी के 3-4 करा दूं 30 तक? 3-4 करवा दो, कंप्लीट हो जाएगा दीदी। कोई 30 तक करा दूंगी तो पूरा ही हो जाएगा समझो, हाँ जी, ऑलमोस्ट। करवा दीजिए। करवा दूं या पूरा अभी करवा देती हूँ पूरे आज क्लास में, एंड देन नेक्स्ट क्लास में उच्चारण करवा दूंगी, उच्चारण हो जाएगा। हाँ आज जी, पूरा है ना? करवा दीजिए। आज आज पूरा पूरा करवा कर। दूं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है 5 ज्ञान के विषय, 27th वाला सूत्र है। ओके, मति श्रुतयो निर्बंधः सर्वद्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। मति श्रुतयोरनिबंधः सर्वद्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। अभी यहाँ क्या कहा है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य होते हैं किंतु वे सर्व पर्याय नहीं होते हैं। द्रव्य का मतलब जो चीज जैसी है वैसी ही उसको देखना, पर्याय मीन्स उसका अलग अलग स्वरूप। तो सभी पर्यायों को देखना नॉट नेसेसरी, बट सभी द्रव्य जो रूपी है उसको देखने की क्षमता किसमें है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में होती है। 28 वाला है रूपिष्वधे है, रूपिश मीन्स रूपी पदार्थों को देखने का ज्ञान किसमें है? अवधि अवधि ज्ञान में है। करेक्ट। नेक्स्ट है तदनंत भागे मनः पर्यायः, मीन्स अवधि ज्ञान का जो अनंतवा भाग है उसको देखने की क्षमता किसके अंदर है? मन पर्याय ज्ञानी व्यक्ति में है। एंड सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, मीन्स केवल ज्ञान सभी द्रव्य और सभी पर्यायों को देखने की क्षमता रखता है। आपका ये टेबल है जिसमें 5 ज्ञान के विषय दिए गए हैं। देखिए, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सभी द्रव्य को देख सकते हैं, एवरी द्रव्य,
बट कुछ कुछ के पर्यायों को देख सकते हैं। हर एक का पर्याय मीन्स क्या चीज में परिवर्तित होता है, उसके बाद क्या होगा, नॉट नेसेसरी सभी द्रव्यों का देख सकते हैं। तो सभी द्रव्यों को देख सकते हैं बट सभी पर्यायों को देखना नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट आता है अवधि सिर्फ रूपी द्रव्यों को देख सकते हैं, इसमें भी उनके कुछ पर्यायों को ही देख सकते हैं, नॉट ऑल, कि उतना कितना उनका क्षेत्र है उसके हिसाब से ही पर्यायों को वो देख पाएंगे। मन पर्याय ज्ञान रूपी द्रव्य बट अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग मीन्स मनोगत भावों को, रूपी द्रव्यों के मनोगत भावों को समझना कितना, अवधि ज्ञान के जो अनंतवा भाग है वहां तक के मनोभावों को वो समझ सकता है। एंड केवल ज्ञान सभी द्रव्य और सभी पर्यायों को देख सकते हैं। ओके, मीन्स कहां तक क्या चीज वो देख सकते हैं वो इसमें दिया है, 5 ज्ञान के विषय। एक बार वापस सूत्र का उच्चारण करूं 27 से, या आ गया हाँ सबको? हाँ जी, कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा दीदी। ओके, 27th वाला है मति श्रुतयोर निबंधः सर्वद्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। 29th है, 28 नहीं है, सॉरी, रूपिष्व बधेहे। 29th है तदनंत भागे मनः पर्यायस्य। 30th है सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। ठीक है, अब एक जीव में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं वो बताया है इसमें 31st सूत्र में। एक साथ एक जीव में कितने ज्ञान हो सकते हैं? अगर मैं बोलूं एक जीव में सिर्फ एक ही ज्ञान है तो वो कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान है, क्योंकि केवल ज्ञान आने के बाद बाकी सभी ज्ञान उसके अंदर क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। तो अगर मैं बोलूं एक ही ज्ञान है जीव में तो वो केवल ज्ञान है। अगर मैं बोलूं जीव में कितने ज्ञान है, 2 ज्ञान है, तो फर्स्ट कौन से 2 ज्ञान चाहिए मुझे? कोई भी चीज को जानने के लिए आई नीड मति ज्ञान एंड उसके बाद आई नीड श्रुत ज्ञान, क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होगा तभी मुझे अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान को तो विशुद्ध से विशुद्ध ज्ञान मिलता जाएगा। तो अगर मैं बोलूं जीव के पास 2 ज्ञान है तो कौन से 2 ज्ञान है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अब मैं अगर बोलूं जीव के पास 3 ज्ञान है तो इट कैन बी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। अब कैसे? या तो उसके पास अवधि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान होगा, और अगर उसका क्षयोपशम बढ़ता ही जाएगा तो दैट अवधि ज्ञान विल गेट कन्वर्टेड इनटू मन पर्याय ज्ञान। तो एक टाइम पे उसके पास कितना ज्ञान रहेगा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान या अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मन पर्याय। मन ये पर्याय। 3। अगर मैं बोलूं 4, देखो अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव जो होता है उसके अंदर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो होता ही है, अवधि ज्ञान है, बट अवधि ज्ञान से लेके मन पर्याय ज्ञान में कन्वर्ट होने का जो समय होता है, बीच का जो टाइम होता है, उसमें उसके पास अवधि भी होता है, थोड़ा मन पर्याय भी होता है, इसलिए वो चारों ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि एंड मन पर्याय। जब तक अवधि पूर्ण रूप से मन पर्याय में कन्वर्ट नहीं होता तब तक दैट स्थिति इज कॉल्ड 4 ज्ञान वाले स्थिति, तब तक उनके पास 4 होगा। क्योंकि जैसे, थोड़ा उसमें होता है, थोड़ा हाँ मन जैसे, पर्याय होता है ये। जैसे अभी बर्फ लिया है आपने, ठीक है, आपको बर्फ को किसमें पिघलवाना है? पानी में। नहीं। जैसे ही आप बर्फ को बाहर रखते हो पूरा बर्फ पानी हो जाता है क्या? नहीं। नहीं, थोड़ा बर्फ बर्फ के फॉर्म में रहता है, थोड़ा बर्फ क्या हो जाता है? पानी पानी। बनता जाता स्टेट, वो स्टेट जब थोड़ा बर्फ और थोड़ा पानी दोनों भी होता है तब जीव में कितने ज्ञान होते हैं? 4। है। हाँ। जब वो पूरा ही कन्वर्ट हो जाता है तब उसमें कितने ज्ञान होते हैं? 3, क्योंकि अवधि हैज गॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय। क्लियर हुआ? हाँ जी। कब जीव में 3 होते हैं, कब 4 होता है? ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति में 4 होते हैं, पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया 3 होते हैं, बेसिक 2 होते हैं जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होते हैं, और सभी ज्ञान एक में ही समाहित हो जाते हैं और तो केवल ज्ञानी वाला जी कहलाता है। इज इट क्लियर? एक बार मैं हाँ सूत्र का उच्चारण करूंगी। हाँ जी। एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्यः। एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्यः। एक साथ एक जीव में 1 से लेकर 4 ज्ञान विकल्प से अनियत रूप से हो सकते हैं।
जैसे यदि एक ज्ञान होता है तो वो केवल ज्ञान है, 2 ज्ञान होते हैं तो वो मति और श्रुत ज्ञान है, 3 ज्ञान हो तो मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मन पर्याय, यदि 4 ज्ञान हो तो मति श्रुत अवधि और मन पर्याय ज्ञान, ऑल द 4। पांचों ज्ञान एक साथ किसी में नहीं हो सकते, क्योंकि अगर केवल ज्ञान हो जाता है तो बाकी चारों ज्ञान विलीन हो जाते हैं। विलीन इन द सेंस, ऐसा नहीं कि निकल जाते हैं, नहीं, एवरीथिंग विल बिकम वन, सब वन। मिक्स होके एक। जैसे आपने नींबू अलग लिया, पानी अलग लिया, नमक अलग लिया, शक्कर अलग लिया, ये 4 हो गए, बट जब आपने सब कुछ मिक्स किया तो वो क्या बन गया? शिकंजी। दैट इज वन कंप्लीट। आप उसमें थोड़ी ना बोलेंगे नींबू है, नमक है, आप क्या बोलेंगे? सिर्फ नींबू का जूस। दैट्स द तो मीनिंग। एक तो द्रव्य केवल ज्ञान आ जाता है तो बाकी के सभी ज्ञान उसके अंदर सम्मिलित समान। हो जाते, मीन्स जैसे एक द्रव्य बन गया वो। पूरा, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज वन। ठीक है, हाँ जी। ओके। नेक्स्ट आता है 32 वाली गाथा, मति श्रुतावधयो विपर्यश्चः। सी, हमने इतनी देर ज्ञान के बारे में सुना, अब 3 प्रकार के अज्ञान भी होते हैं। टोटल ज्ञान कितने हैं? 5 है, बट जब हम 5। अज्ञान बोलते हैं, जब हम 3 ही बोलते हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, नहीं, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और मन पर्याय मन ज्ञान और केवल ज्ञान कभी भी अज्ञान नहीं मिथ्यात्व होता। जीव को होता ही नहीं है। क्योंकि नहीं अभी आपने देखा मन पर्याय ज्ञान किसको होता है? सिर्फ सम्यक्त्वी जीव को होता है। तो जो भी जीव मिथ्यात्वी होता है उसका ज्ञान कौन से रूप में होता है? अज्ञान रूप में होता है। वो भले मति हो, श्रुत हो या अवधि हो, कौन से रूप में होगा? विपरीत होगा। जो भी रूप में। कहेंगे उससे विपरीत उसकी श्रद्धा होगी। विपर्यश्चः मीन्स विपरीत होता है। मति, श्रुत और अवधि ये तीनों ही विपर्य मीन्स अज्ञान रूप भी हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि वाले जीव के मिथ्या दर्शन के साथ रहने के कारण इन ज्ञानों में मिथ्यात्व आ जाता है। जैसे कड़वे तुम्बे के अंदर अगर आप दूध रखे तो वो क्या बन जाता है? अमृत बनेगा या विष बनेगा? विष। दूध तो अच्छा ही है, ठीक है, बट वो कड़वा है तुम्बा। तो ज्ञान बहुत सारा है, बट अनंत काल से मिथ्यात्व पने में रहने के कारण वो ज्ञान भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? अज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि उनके पास ज्ञान नहीं है, नहीं, ज्ञान वो भी प्राप्त है। एक सम्यक्ति जीव से ज्यादा भी ज्ञान उनके अंदर हो सकता है, बट बहुत समय तक मिथ्यात्व में रहने के कारण वो ज्ञान भी अज्ञान रूप में परिवर्तित हो गया। दैट्स ऑल। ठीक है, हो जाता है। उसी तरह मिथ्या दृष्टि रूप आधार दोष से ज्ञान में मिथ्यात्व आ जाता है। सम्यक दर्शन के होते ही मत्यादि का मिथ्या ज्ञान हटकर उसमें सम्यक ज्ञान आ जाता है, और मिथ्या दर्शन के उदय से मतीय ज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी तो ज्ञान दर्शन भी सम्यक रूप से होगा, और मिथ्या दर्शन होगा तो वो भी अज्ञान रूप में ही उत्पन्न होगा। मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान। विभंग ज्ञान बोलो या अवधि अज्ञान बोलो, इट इज वन। क्लियर? सो ये 3 ही अज्ञान रूप में हो सकते हैं, क्योंकि अभी नारकी का जो जीव है उसको तो जन्म से ही अवधि ज्ञान है ना, तो उसका ज्ञान ज्ञान रूपी थोड़ी ना है, वो अज्ञान रूपी भी हो सकता है, क्योंकि वहां सम्यक दृष्टि वाले जीव भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि वाले जीव भी होते हैं। देव में भी सम्यक दृष्टि वाले जीव होते हैं, मिथ्या दृष्टि। तो जो जो मिथ्या दृष्टि वाले जीव है उनका ज्ञान जो है वो अज्ञान है, और जो सम्यक दृष्टि वाले होते हैं उनका ज्ञान ज्ञान रूप में ही होता है, अज्ञान में नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। ये 32 वाली गाथा है। अब है आपके मिथ्या ज्ञान के भेद। मिथ्या ज्ञान मीन्स ये 3, इनके भेद क्या है? सद सतोर विशेषाध विशेषाध यदृचोपलब्धे ऋण मत वत। सद सतोर विशेषाध यदृचोपलब्धे ऋण मत वत। ओके, सूत्र का अर्थ कहता है सत्य मीन्स वास्तविक और असत काल्पनिक पदार्थों में भेद नहीं करना इज कॉल्ड यदृचोपलब्ध। मीन्स मैं आपको बोल रही हूं ये किताब है, ये सत्य है, करेक्ट,
बट आपको सत्य और काल्पनिक पदार्थों में कोई डिफरेंस ही नहीं मालूम पड़ता है। कल्पना और सत्य दोनों में जब डिफरेंस नहीं मालूम पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज यदृच्छोपलब्ध, मीन्स जैसा चाहे आप वो चीज का डेफिनेशन ढूंढ लेते हैं। मैं बोलूंगी कि ये किताब है, बट आप बोलेंगे नहीं ये किताब नहीं है। या समझो मैं कोई और चीज का शेप लाऊं या गोल गोल किताब लेकर आऊं और बोलूं नहीं ये दिस इज अ बुक, तो जो सम्यक भी होगा वो तो मान लेगा, पर जो मिथ्यात्व भी होगा वो तर्क वितर्क करेगा, नहीं बुक को तो चौक ही होना चाहिए, बुक के अंदर तो इतने ही पेजेस होने चाहिए, ऐसे ही दिखनी चाहिए, अगर वैसे दिख रही है तो ही वो किताब है, नहीं दिख रही है तो वो किताब नहीं है। कोई भी चीज को लेकर, इट कैन बी एनीथिंग, तो अपने कल्पना को और ज्ञान दोनों को मिक्स करके अपना ही एक रिजल्ट बनाना, ये मिथ्यात्वी होता है। इसको हम यदृच्छोपलब्ध कहते हैं। मीन्स आपकी कल्पना में एक चीज चलती है और आप एक चीज को सत्य रूप से देखते हो, बट आप वो दोनों को मिसमैच करके आपका एक दूसरा ही रिजल्ट निकालते हो, दैट इज कॉल्ड एज मिथ्या ज्ञान। ओके, बिकॉज वो सही नहीं है। जो सही है उसको सही स्वरूप को जानकर उसको ग्रहण नहीं कर रहे हो, आप अपनी कल्पना से कोई और रिजल्ट निकाल रहे हो, ये मिथ्या ज्ञान। जैसे यहाँ पर प्रारंभ में 3 ज्ञान विपर्यय होते हैं, यह बतलाकर वे विपर्यय क्यों होते हैं यह बतलाया गया है। संसारी जीव की श्रद्धा विपरीत और सम्यक के भेद में 2 प्रकार से होती है। विपरीत श्रद्धा वाले जीव को विश्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, जो जैसा है जो सही है, जैसे भी जीव मोक्ष गामी हो सकता है, जो भवी जीव है वो मोक्ष में जाएगा, बट जिसका विपर्य ज्ञान होगा वो बोलेगा क्या गारंटी है जाएगा। आपने देखा है, आपको मालूम है, तर्क वितर्क करेगा, क्योंकि उसको यथार्थ ज्ञान ही नहीं है। संपूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण वो व्यक्ति आपके साथ तर्क वितर्क करेगा एंड इन्फ्रेंस निकालेगा, नहीं नहीं जा सकता, सब एक ऐसे मोक्ष चले जाएंगे तो क्या पूरा संसार खाली हो जाएगा, ऐसे बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स करने वाला व्यक्ति। पर जिन तत्वों से इनका निर्माण होता है उन्हें इसे यथार्थ बोध नहीं हो पाता है। यही कारण है कि जीव की श्रद्धा के अनुसार ज्ञान भी सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान इन दोनों भागों को विभक्त हो गया है। यथार्थ श्रद्धा वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है और यथार्थ श्रद्धा न होने वाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। ऐसे मिथ्या ज्ञान 3 माने गए हैं, एक कुमति, एक कुश्रुत और एक विभंग ज्ञान। मीन्स मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान। जैसे पागल व्यक्ति वस्तु को उसके सही स्वरूप से नहीं अपनी इच्छा और कल्पना से स्वीकारता है, वैसे ही कभी घट को घट कहेगा, कभी पट। उसी तरह मिथ्यात्वी वस्तु को उनके अनंत सही पर्याय से नहीं स्वीकारता, किंतु अपनी मिथ्या मान्यता के आधार से स्वीकारता है। तो जो मिथ्या ज्ञानी वाला व्यक्ति होता है, सही को सही नहीं समझकर सही और अपनी कल्पना दोनों को मिक्स करके अपना एक अलग से रिजल्ट निकालता है, दिस इज कॉल्ड एज मिथ्या ज्ञान। क्लियर हुआ? तो ये हाँ जी। मिथ्या ज्ञान 3 तरह का हो सकता है, एक मति, एक श्रुत और एक अवधि, अब 3 तरह का हो सकता है। 34th गाथा और 35th गाथा मैं सूत्र पढ़ाती हूँ। नय के भेद। 34th नैगम संग्रह व्यवहार रुजुर सूत्र शब्दा नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार रुजुर सूत्र शब्दा नयाः। 35th आद्य शब्दौ द्वि भेदौ। आद्य, आद्य मीन्स फर्स्ट हाफ, शब्दौ द्वि भेदौ। ओके, अब नय क्या है? पहले हमने पढ़ा ना प्रमाण और नय, हाँ जी। एक ही अंश को जानना इज कॉल्ड एज नय। प्रमाण मीन्स पूरे वस्तु को एक साथ जानना इज कॉल्ड एज नय, और उसमें कभी एक ही गुण को दर्शाना इज कॉल्ड एज नहीं। नय। करेक्ट, वही नय की बात कर रहे हैं। अब नय के कितने भेद बताए हैं इधर? 5। नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजु सूत्र और शब्द, ये 5 नय हैं इधर। कितने प्रकार के नय हैं? 5 प्रकार के नय बताए गए हैं।
आद्य मीन्स प्रथम नैगम नय के 2 और शब्द नय के 3 भेद बताए गए। वापस, अब फर्स्ट वाला कौन सा है? नैगम। सेकंड वाला नैगम। कौन सा है? संग्रह। थर्ड वाला संग्रह। है व्यवहार। फोर्थ है ऋजु सूत्र और फिफ्थ है शब्द। अब नैगम के कितने? 2 भेद और दो, शब्द के कितने? 3 नए 3। बताए। ठीक है ना? अब प्रस्तुत दोनों सूत्र में नयों के नाम का निर्देश किया गया है, साथ में ही बतलाया है कि नैगम नय के 2 भेद और शब्द नय के 3 भेद हैं। पहले, नयों के भेद की संज्ञा के विषय में कोई निश्चित परंपरा नहीं है। अलग अलग परंपराओं में अलग अलग भेद बताए गए हैं, जो आपको आगे विवेचन में आएगा। इन्हीं 3 परंपराओं को देखने में आती है। एक परंपरा 7 नयों को मानती है। कौन सा? नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत। एक परंपरा ये है। ये परंपरा जैन आगंबरों एवं दिगंबर ग्रंथों की है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे नए के भेद जैन आगम और दिगंबर ग्रंथों के हिसाब से कितनी है, तो आप कितनी लिखेंगे? 7। कौन से 7? नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द। ये 5 तो है। इसके अलावा और 2 कौन से हैं? समभिरूढ़ और एवंभूत। एक बार आप नाम समझ लो, उसके बाद उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक में दूंगी आपको। ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? तो जनरली आपको कितने बताए हैं? एक्चुअली 5, सूत्र में सिर्फ 5 है, बट जैन आगमों और दिगंबर ग्रंथों के हिसाब से कितने हैं? 7। पहले के जो 5 थे वो, और उसके अलावा 2 समभिरूढ़ और एवंभूत नहीं। ठीक है? अब इसके अनुसार नहीं, हाँ, दूसरी परंपरा आचार्य सिद्धसेन दिवाकर की है। वे नैगम नय को छोड़कर शेष 6 नयों को मानते हैं। तो इन सभी 7 में से कौन से को निकाल देते हैं? नैगम नय को निकाल दिए। नैगम नय को निकालकर क्या करते हैं? बाकी 6 सूत्र को भी मानते हैं। ये किसका है? सिद्धसेन, आचार्य सिद्धसेन दिवाकर। और इनके अनुसार नय के, और तीसरी परंपरा जो है उनके अनुसार नय के कितने भेद है? 5 भेद ही होते हैं। और प्रथम के 2 है और लास्ट के 3। जो स्टार्टिंग में हमने सूत्र पढ़ा ना, वो तीसरी परंपरा का है। मीन्स नय के कितने भेद? 5। उसमें नैगम नय के कितने भेद? 2। और शब्द नय के कितने भेद? 3। ठीक है? तो ये तीसरी वाली परंपरा का सूत्र हमने पढ़ा। फर्स्ट जो परंपरा है उसमें 7, सिद्धसेन दिवाकर जी के जो है उसमें 6 नैगम नय को निकाल दिया। और जो लास्ट तीसरी परंपरा उसमें 5, जिसमें फर्स्ट वाले के 2 भेद और लास्ट वाले के 3। ओके? हाँ जी। अब नय, नय में लोक में अनंत पदार्थ होते हैं। प्रत्येक पदार्थ अनंत धर्मात्मक गुणात्मक होता है। नए पदार्थ में विद्यमान गुणों में से एक समय पर सिर्फ एक गुण अंश को जानने की पद्धति या पदार्थ को हम नय कहते हैं। इज इट क्लियर? इसका मतलब नहीं है कि बाकी का आपने निषेध कर दिया है, नहीं, उसको गौण रखा है। गौण का मतलब क्या है? थोड़ा कम, सिर्फ एक ही गुण को उठार कर बताना। जैसे जब मैंने आपको प्रमाण और नय सिखाया था, तब मैं कहती हूँ कि व्यक्ति में बहुत सारे गुण होते हैं। विनयवान भी होता है, सहनशीलता वाला व्यक्ति भी होता है, उसके अंदर बुद्धिमत्ता भी ज्यादा होती है, सरलता ज्यादा होती है। बट अगर वही व्यक्ति कोई क्विज कंपटीशन में चला जाता है, बहुत सारे गुण है उसके अंदर, ठीक है ना, बहुत, बट अगर क्विज कंपटीशन में चला जाता है तो उसमें उसका कौन सा गुण प्रयोग हो रहा है? उसकी बुद्धिमानी का गुण प्रयोग हो। इसका मतलब नहीं है कि वो समय जब वो बुद्धि का प्रयोग कर रहा है बाकी सभी निकल गए, सहनशीलता, सरलता, विनयवान, नहीं, ये सब भी है, बट क्या हो गए हैं? गौण हो गए। क्योंकि जो कंपटीशन के लिए गया है उसमें बुद्धिमत्ता का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। तो एक समय पर सिर्फ एक ही गुण को दर्शाना या एक ही गुण के ऊपर कंसंट्रेट करना इज कॉल्ड एज नय। बाकी के क्या हो जाते हैं? गौण हो जाते हैं, बट उनका निषेध नहीं किया जा सकता। क्लियर? हाँ जी। इसको हम नहीं करते हैं। अब कहा है वतुर भी प्रायो नयः, अर्थात
वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। किसी एक प्रसंग को लेकर जितने वचन व्यवहार संभव है उतने ही नए संभव होते हैं, उतने ही नए होते हैं। फिर भी मोटे तौर पर जैन आचार्यों ने 7 नए का प्रदेश। मीन्स जैसे अभी कोई कोई घटना घट रही है, बहुत सारे व्यक्ति है, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होगा। कोई बोलेगा अगर कोई घटना घट रही है, नहीं इसकी गलती है, कोई बोलेगा नहीं सामने वाले की गलती है, कोई बोलेगा नहीं दोनों की गलती है, कोई और बोलेगा नहीं इन दोनों की भी नहीं गलती, और तीसरे ने तो आग लगा दी और छोड़ दी, इन दोनों में झगड़ा करवा दिया। तो हर एक, हम जितने लोग हैं, जितने हमारे सोच विचार है, हर एक व्यक्ति का सोच अलग अलग होता है। एवरी पर्सन थिंक्स इन अ डिफरेंट वे। तो जितने प्रकार के सोच उतने प्रकार के नए। मैं कैसे सोचती हूँ, आप कैसे सोचते हैं, कोई टॉपिक को लेकर भी मैं कैसे सोचूंगी, आप कैसे सोचेंगे। जैसे मैं आपको बोलती हूँ एक स्पीच लिखकर लेकर आओ, ऐसे, या निबंध लिखकर लेकर आओ, समय का महत्व। आप अपने पर्सपेक्टिव से लिखेंगे, मैं मेरे पर्सपेक्टिव से लिखूंगी, कोई और अपने पर्सपेक्टिव से। सबका निबंध एक ही होगा क्या? नहीं। मूल बात सेम होगी कि हमको समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम इज मनी, समय पर, सही समय पर हर चीज को किया जाता है, तो सब ऑल दैट। बट लिखने का पर्सपेक्टिव सबका अलग अलग होता है। आप कौन से गुण को मुख्य मानते हो, कौन से गुण को गौण करते हो, मैं वही गौण वाले गुण को मुख्य मानकर बाकी के गुणों को गौण कर देती हूँ। तो एक समय पर एक ही गुण को जो मैं विद्यमान कर रही हूँ और अलग अलग मेरा पर्सपेक्टिव है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज नई इन व्यवहार। मेरा थिंकिंग, योर थिंकिंग, अदर पर्सन थिंकिंग, 10 का अलग अलग थिंकिंग होता है। दिस इज नए इन व्यवहार की भाषा। आगम की भाषा से तो हमने उसका बाइफर्केशन कर लिया, 3 तरह के परंपराओं से उनका भेद भी बता दिए। बट व्यवहार रूप में नए क्या है, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव नए होता है। जितने लोग अपना अपना आइडिया दे रहे उतने नए फॉर्मेशन होते हैं। क्लियर? तो व्यवहार के दृष्टिकोण से नए क्या है, सबका अपना अपना जो थिंकिंग होता है उसको हम नए कहते हैं। अब नैगम नए, संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगम नय होता है। जैसे कोई पुरुष प्रस्तक बनाने के लिए फरसा लेकर लकड़ी काटने जंगल जा रहा है। फरसा का मतलब क्या है? एक्स। एक्स को लेकर कहाँ जा रहा है? लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहा है। उसको क्या बनाना है? फर्नीचर बनाना है। ठीक है। अब उसे कोई पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, वो उत्तर देता है पुस्तक लेने जा रहा हूँ। अथवा यहाँ कौन जा रहा है, इस प्रश्न में उत्तर में बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है मैं जा रहा हूँ। इन दोनों दृष्टांतों में पुस्तक और गमन के संकल्प मात्र से ही व्यवहार किए जाते हैं। मीन्स जैसे अभी यहाँ 10 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। उन 10 व्यक्तियों में से एक खड़ा हुआ व्यक्ति पूछता है इनमें से कौन जा रहा है। व्यक्ति अभी गया नहीं है, 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जाने वाला है। वो बगैर गए ही क्या बोलेगा? मैं जा रहा हूं। वो जा रहा है क्या? ही इज नॉट गोइंग, वो जा नहीं रहा है। बट वो क्या बोल रहा है? मैं जा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? वो आगे जाने वाला है। ही इज नॉट येट गॉन। बट व्यवहार भाषा में हम ऐसे बोलते हैं। क्लियर हुआ? जैसे अभी मैं पढ़ाई करने बैठी हूँ, मैंने सिर्फ किताब खोली, अभी पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया। क्या कर रही है? मैं पढ़ रही हूँ। आपने पढ़ाई चालू की क्या? नहीं। अज्यूम कर लेना है कि आगे वो क्या करने वाला है, पढ़ाई करने वाला है। जैसे कोई लकड़ी काटने जा रहा है, अभी उसने लकड़ी काटी भी नहीं, वो सिर्फ एक्स लेके जा रहा है। लकड़ी काटेगा, लाएगा, उसको व्यवस्थित करेगा, संस्कारित करेगा, उसके बाद वो क्या बनेगा? पुस्तक। बट अगर कोई पूछता है तो वो क्या? मैं पुस्तक लेने जा रहा हूँ। मीन्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑलरेडी उसने बोल दिया है। तो सामने वाला तो समझ ही जाएगा, ऑब्वियसली वो पुस्तक तो लेने नहीं जा रहा है, वो लकड़ी लेने जा रहा है। वो आएगा और वो पुस्तक बनाएगा। तो इतना सब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जाने वाली हूँ, मैं अभी उठ के गई नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग मैं जा रही हूँ।
ये व्यवहार भाषा में नैगम नय कहलाता है। मीन्स जो भविष्य काल में होने वाला है उसको आप वर्तमान में ही बता देते हैं, ये नैगम नय होता है। क्लियर हुआ? हाँ जी। इस नय में वक्ता की दृष्टि केवल वर्तमान पर ही नहीं अपितु भूत और भविष्य काल साध्य पर हो सकती है। जैसे श्रेणिक महाराज का जीव क्या बनेगा? आप क्या बोलते हैं? श्रेणिक महाराज क्या बनेंगे? तीर्थंकर बनेंगे आगामी। अभी वो कहाँ है? नरक में। है, बट हम बोलते हैं क्या? नहीं आपको बोलते पूछिए श्रेणिक महाराज आगामी में क्या बनेंगे? आप तीर्थंकर अभी बने नहीं है, बट यू नो दैट इज द रियलिटी। वो कहीं पे भी हो बट वो तीर्थंकर तो बनेंगे। बनेंगे। बस तो फ्यूचर का सोच के अभी वो चीज को बोल देना जो एक्चुअली हुई नहीं है, वो होगी। ऐसा नहीं कि वो नहीं होगी, वो होगी, बट उसको अभी मान के व्यवहार रूप में बोल देना इज कॉल्ड एज नेगम। दैट्स ऑल। ये झूठ नहीं है, इट इज नॉट लाइज। वो होगी बट अभी नहीं हुई है, दैट्स ऑल। क्लियर हुआ? हाँ जी। ये नैगम्य है। नैगम्य दो प्रकार के होते हैं, सर्वग्राही और देशग्राही। सर्वग्राही में सामान्य को ग्रहण करना, जैसे ये घड़ा है। देशग्राही मीन्स पूरा डिटेल में उसको ग्रहण करना। नैगम्य में आप जैसे अभी वो पुस्तक बनाने के लिए खाली पुस्तक बना रहा हूँ, खत्म। पुस्तक के लिए लकड़ी लेके लेके आएगा, कैसी वाली लेके आएगा, सागवान लेके आएगा, रोज रोज वुड लेके आएगा, महोगनी लेके आएगा, कैसे तरह का पुस्तक बनाएगा, छोटा बड़ा बहुत बड़ा, कौन से कलर का, क्या कलर पॉलिश करेगा, कुछ भी नहीं। जो डिटेल नहीं मालूम है, बस पुस्तक बनाने वाला है, खत्म। ये क्या हो गया? देशग्राही। और सब कुछ डिटेल मालूम है कि सागवान की लकड़ी लेके आएगा, तोड़ेगा, इतने साइज का बनाने वाला है, ब्राउन कलर का होने वाला है, ये सर्वग्राही हो गया। वही चीज का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन जानना इस कॉल्ड है सर्वग्राही नैगम्य। क्लियर? हाँ जी। बेसिक जान लेना, वो जा रहा है, क्या जा रहा है? पुस्तक बनाने के लिए जा रहा है, कैसा क्या क्यों किसके लिए वो सब हमको नहीं मालूम, तो ये देश हो गया। पूरा डिटेल मालूम है, सर्वग्राही। ठीक है? मैंने उल्टा बोला क्या? ये सामान्य, हाँ। सर्वग्राही इज कॉमन, देशग्राही इज डिटेल। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। सर्व इज एक ही चीज, बस पुस्तक, एंड देश इज पूरा डिटेल। पुस्तक है, सागवानी का पुस्तक है, ये साइज का है, ये साइज का बनाने वाला है, ये कलर से बनाने वाला है, ऑल दैट। ओके, नेक्स्ट आता है संग्रह नय। जिस नय में समूह की अपेक्षा से पदार्थ का विचार किया जाता है या अलग अलग पदार्थों को इकट्ठा हो जाने पर उसे समुदाय को एक शब्द में कहना, उसे संग्रह नय कहते हैं। जैसे बगीचा, बगीचा में बहुत सारे पेड़ और फूल होते हैं, बट आप हर एक फूल और पेड़ के बारे में कहेंगे क्या? आप सिर्फ बोलेंगे कि मेरा बगीचा बहुत सुंदर है, खत्म। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपके बगीचे में जितनी भी चीजें हैं वो सब खिली हुई है, वो बहुत अच्छे से ग्रो हुई है और वो बहुत सुंदर है। तो एक समुदाय पूरा एक ही चीज करने के लिए एक ही ग्रुप बोलना कॉल्ड एज समुदाय। ठीक है? जैसे मेरे किचन में बहुत सारे बर्तन हैं, दिस इज संग्रह। 50 गिलास है, 10 कटोरी है, 10 प्लेट है, 10 खाने की थालियां हैं, चम्मच है, छोटे इतने, बड़े इतने, ऑल दैट। पूरे क्या है? खाली बर्तन है। दिस इज कॉल्ड संग्रह है। क्लियर हुआ? व्हाट इज संग्रह? मीन्स इसमें आप क्या कर रहे हो? कॉमन में सब चीज को बोल रहे हो, किसी को भी प्रधानता नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट स्पेसिफाइंग एनीथिंग अबाउट एनीथिंग। जैसे बगीचा है, इसमें क्या है क्या नहीं है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खिला हुआ है, कौन सा पेड़ मुरझा गया है, कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, बस मेरा बगीचा सुंदर है, सब कुछ आ गया इन कॉमन। ये संग्रह नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आता है व्यवहार नय। संग्रह नय के द्वारा ग्रहित अर्थों का विशेषता के आधार पर विधि पूर्वक विभाग कर लेना व्यवहार नय होता है। मेरा बगीचा है, मेरे बगीचे के अंदर 5 आम के पेड़ हैं, 2 सागवान के पेड़ हैं, 3 गुलाब की
प्लांट्स है, क्या बचा, पौधे हैं, एक तुलसी का पौधा है। व्हेन आई एम गिविंग एक पर्टिकुलर विशेषता, आई एम गिविंग यू द करेक्ट नंबर, ये किस में आ जाता है, व्यवहार नय में आ जाता है। संग्रह नय के द्वारा ग्रहित अर्थों का विशेषता के आधार से विधि पूर्वक विभाग कर लेना व्यवहार है। जैसे संग्रह नय में बर्तन कहा गया है, जिसमें थाली गिलास आदि सब आ गए, किंतु व्यवहार नय में थाली की अपेक्षा से थाली को थाली, गिलास को गिलास कहना, इस विशेष गुण की प्रधानता करना व्यवहार नय होता है। क्लियर? तो संग्रह में आप ग्रुप करके पूरा एक ही तरह की चीजें पूरे ग्रुप करके बोल दे रहे हो, उसमें से खाली एक ही चीज के बारे में बोल रहे हो, वो क्या हो गया, आपका व्यवहार नय हो गया। ओके, क्लियर? यहाँ तक नैगम नय किसको बोलते हैं? नैगम नय दो प्रकार के होते हैं, सर्वग्राही और देशग्राही। उसके बाद वी वेंट टू संग्रह नय, न व्यवहार नय। नेक्स्ट होता है ऋजु सूत्र। वर्तमान क्षण में होने वाले पर्याय के मुख्य रूप से ग्रहण करने वाला नय ऋजु सूत्र नय कहलाता है। जैसे इसमें आपने भूत भविष्य दोनों को गौण कर दिया, ठीक है। मैंने सिल्क की साड़ी, मैंने कॉटन की साड़ी पहनी है। कॉटन की साड़ी कैसे बनी? पहले कॉटन को उगाया गया, कॉटन को मशीन में डाला गया, उनके बीज निकाले गए, वहां से धागा बना, धागा से बहुत सारे धागे बने, धागे से कपड़ा बना, कपड़े में फिर कलर डाल के वीविंग करके साड़ी बनाई गई। मैंने ये सब बोला क्या? मैंने नहीं, सिर्फ क्या बोला आपको, मैंने कॉटन की साड़ी पहनी हूँ। आगे इसका क्या होगा, ये फट जाएगी, ये गलेगी, ये सड़ेगी, इसका विध्वंस होगा, इसका विनाश होगा, एंड अगेन वो कहाँ मिल जाएगी, मिट्टी में ही मिल जाएगी। क्लियर है ना? तो भविष्य को गौण कर देना, भूत को गौण कर देना, जो प्रेजेंट है बस उसके बारे में कॉन्सेंट्रेट करना, इसको ऋजु सूत्र नहीं। नहीं, ओके, जैसे इसमें पदार्थ में वर्तमान पर्याय को ही ग्रहण करना, भूत और भविष्य को गौण कर देना। जैसे कोई कभी सेठ रहा था किंतु वर्तमान में भिखारी है, इस नए से इस अपेक्षा से आप उसको क्या बोलेंगे, आप भिखारी ही बोलेंगे, आप उसको सेठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो भूतकाल में सेठ था, तो आप उसको अब भी सेठ नहीं बोलेंगे, वो भिखारी है तो वो भिखारी ही है। दिस इज ऋजु सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है शब्द नय। जो नए लिंग वचन काल कारक आदि को दोनों दोषों को दूर कर पदार्थ का कथन करता है, उसे हम शब्द नय कहते हैं। इस नय में शब्दों के वाच्यार्थ उनकी क्रिया विभक्ति काल कारक लिंग वचन आदि के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। इस नय में पुल्लिंग का वाच्य अर्थ स्त्रीलिंग का वाच्य अर्थ नहीं बन सकता, और स्त्रीलिंग का वाच्य नपुंसक लिंग नहीं बन सकता। पहाड़ का जो अर्थ है वो पहाड़ी शब्द में नहीं आ सकता है, ठीक है। पहाड़ का अर्थ क्या है, माउंटेन। पहाड़ी का अर्थ क्या है, व्हाट इज पहाड़ एंड व्हाट इज पहाड़ी? पहाड़ संज्ञा है, ठीक है, पहाड़ी नहीं बोल रहे पहाड़ी तो विशेषण है। बोलिए। जय जिनेन्द्र, पहाड़ी मीन्स वहां रहने वाला। वो पहाड़ी विशेषण है, हम्म, वही शब्द है, आपने क्या किया है, सिर्फ मात्रा को चेंज किया है। पहाड़ पहाड़ी, बट पहाड़ एंड पहाड़ी का अर्थ सेम होता है क्या? नहीं। नहीं, तो जिसका जहां उपयुक्त होना है, मीन्स यू कैन चेंज द नाउन टू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ब बन सकता है। ये चेंज को क्या कहते हैं, शब्द ने। तो जैसे सेंटेंस की जरूरत होती है, जैसे वाक्य की जरूरत होती है, वो वर्ड को उसी रूप में चेंज करना। जैसे अगर मैंने कहा कि हमारे देश में पहाड़ों की श्रृंखला है, तो यहाँ पहाड़ क्या है, नाउन है, संज्ञा बन जाता है। बट वह पहाड़ी लड़की बहुत चतुर है, मीन्स यहाँ क्या हो गया, पहाड़ी हैज बिकम एन एडजेक्टिव। लड़की के बारे में कह रही हूँ, कैसी लड़की, पहाड़ी लड़की। क्लियर? ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। समझ में आया? तो शब्द वही है, उसका सिर्फ क्या होता है, पर्याय चेंज होने से उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, मीनिंग सेम नहीं रहता।
और एक का मीनिंग दूसरे में नहीं। जैसे पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही रहेगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही रहेगा। ठीक है, जैसे थाली धोकर पीनी है, थाली धोकर पीना है नहीं बोलते हैं। थाली धोकर क्या करना है, पीनी है, क्योंकि थाली क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो उसके हिसाब से आपको, मैंने थाली धोकर पिया, यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन किसके ऊपर है, मैंने। अगर वो लड़का है तो मैंने थाली धोकर पिया, मैंने थाली धोकर पी। आप यहाँ कंसंट्रेशन आपका किसके ऊपर है, थाली के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है, मैं के ऊपर है। वो लड़का भी हो सकता है, राम थाली धोकर पिया, रानी थाली धोकर पीती है, पीता है, पीती है, करेक्ट, क्योंकि हियर यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन राम एंड सीता। बट अगर मैं बोली थाली धोकर पीनी चाहिए, तो आपको पीनी ही बोलना है, क्योंकि थाली एक स्त्रीलिंग है। तो यहाँ आप लिंग में बदलाव नहीं कर सकते। थाली तो वही है, शब्द तो वही है, बट कहाँ कैसे प्रयोग कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो जितना भी ग्रामर पार्ट आता है वो सब किसके अंतर्गत आता है, शब्द नय के अंतर्गत आता है। ओके, तो शब्द नय के अंदर क्या आएगा, जितना भी आपका ग्रामर है, कारक है, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, ऑल दैट विल कम अंडर शब्द नय। ठीक है, यह नय एक लिंग वाले पर्यायवाची शब्दों में भेद नहीं मानता है। जैसे एक ही अर्थ वाले बोधक इंद्रिय, शकेंद्र, पुरंदर आदि शब्द नय के 3 भेद बताए गए हैं, सांप्रत, समभिरूढ़ और एवंभूत। ठीक है, तो शब्द नय इस जो जो आप ग्रामर में जितना भी यूज कर रहे हो, लिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन, कारक, कर्ता ने कर्म को, करण से, ये सब कुछ, और जितने भी संज्ञा, जितने भी विशेषण, सर्वनाम, ये सब किसमें आ जाएगा, शब्द नय में आ जाएगा। तो अब वो प्रयोग के हिसाब से शब्द नय को कितने विभागों में बांटा गया है, 3 कौन से हैं, सांप्रत, समभिरूढ़ और एवंभूत। ठीक है, किंतु सांप्रत शब्द अधिक प्रचलित नहीं है। प्रचलित मीन्स इट इज नॉट वेरी फेमस, वो फेमस नहीं है। ठीक है, सामान्यतर रूप शब्द के अंदर ही माना जाता है। तो शब्द में जितने भेद बताए गए हैं, जहां जहां प्रयुक्त होता है, सांप्रत में भी हमको वही मान्यता माननी है। अच्छा, नेक्स्ट आता है समभिरूढ़। पर्यायवाची शब्दों में से व्युत्पत्ति के आधार पर भिन्न अर्थ को मानना नय समभिरूढ़ नय है। इस नय में जो शब्द जिस रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त करता है, उसे उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। इस नय के अनुसार प्रत्येक शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे इंद्र, शकेंद्र, पुरंदर आदि शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ये किनके नाम है, इंद्र के नाम है, इंद्र के ही है ना पर्यायवाची शब्द। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अतः शब्द नय की दृष्टि से इनका अर्थ एक ही है। ये सभी किसके नाम है, इंद्र के ही नाम है। अब जैसे मैं नयन बोलूं, नेत्र बोलूं, चक्षु बोलूं, ये सब क्या है, आंख को ही दर्शा रहे हैं, करेक्ट। तो शब्द के हिसाब से ये सभी एक ही है, बट समभिरूढ़ नय के हिसाब से एवरी वर्ड हैज इट्स ओन मीनिंग। जैसे मैंने मति ज्ञान के 5 पर्यायवाची शब्द बताए हैं, तो शब्द के हिसाब से मति ज्ञान के जितने भी पर्यायवाची, वो सब क्या है, मति ज्ञान ही है। जैसे चिंता है, अभिनिबोध है, संज्ञा है, ये सब क्या है, मति ज्ञान ही है, इनके पर्यायवाची है, बट सबका अपना अपना मीनिंग है ना, वो समभिरूढ़ नय में आता है। जैसे एक ही, इन सबका अर्थ एक ही, जैसे इंद्र, शकेंद्र, पुरंदर आदि शब्द वाले पर्यायवाची है, अतः शब्द नय की दृष्टि से इनका अर्थ एक है, परंतु समभिरूढ़ नय के अनुसार इनके अलग अलग है। इंद्र का मतलब क्या है, जो ऐश्वर्यशाली होता है वो इंद्र। पुरंदर का मतलब क्या है, जो विनाशक होता है वो पुरंदर। और शकेंद्र का मतलब क्या होता है, जो शक्ति से संपन्न होने वाला है वो शकेंद्र। जैसे हम भगवान महावीर, कितने नाम हैं, 4 या 5 नाम हैं। महावीर है, वर्धमान है, वीर है, सन्मति है ना, 4 नाम, और नाम 4 ही है शायद।
महावीर, वीर, सिद्धार्थ नंदन भी है। सिद्धार्थ नंदन है, त्रिशलानंदन है, त्रिशलानंदन है जी। त्रिशलानंदन है। तो 5 नाम मैंने बताए। ये किसके है पर्यायवाची शब्द? भगवान महावीर स्वामी के। ठीक है, तो शब्द के हिसाब से इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप त्रिशलानंदन बोलो तो भी भगवान महावीर है, आप वीर बोलो तो भी भगवान महावीर है, आप सन्मति बोलो तो भी वो भगवान महावीर है। बट समभिरूढ़ नय के हिसाब से हर एक शब्द का अपना अपना मीनिंग होता है। जैसे त्रिशला माता की कोख से जन्मे हैं, इसलिए उनको हम त्रिशलानंदन कहते हैं। फर्स्ट। सेकेंड, क्योंकि जैसे ही उनका जन्म हुआ उनके राज्य में वृद्धि हुई, इसलिए उनका नाम रखा गया वर्धमान। 2, 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था, इसलिए उनका नाम हम क्या कहते हैं? वीर। ठीक है, संकटों को बहुत परिचय आए, कम उम्र में भी बहुत सारे परिचयों को सहन करके उन्होंने उसित बुद्ध मुक्त हो गए, इसलिए उनका नाम वीरों में से वीर महावीर रखा गया। एंड सन्मति, निर्मल बुद्धि वाले होने के कारण उनका नाम सन्मति रखा गया। किसको बोल रहे हैं हम? ये सभी किसके विशेषण हैं? भगवान महावीर के। स्वामी बोल रहे हैं। तो शब्द के हिसाब से कोई अंतर है क्या? नहीं। बट मीनिंग के हिसाब से हर एक वर्ड का अपना अपना मीनिंग है क्या? है ना? दिस इज समझ। तो हमको कहाँ कौन सा शब्द यूज करना है उसके हिसाब से हम उसको सेंटेंस में यूज करेंगे। जरूरी है हर जगह में भगवान महावीर यूज करूंगी। 8 साल की उम्र में उनका नाम क्यों वीर गिरा? आई विल यूज वीर देयर। जैसे ही वो जन्मे उनके राज्य में बहुत सारी वृद्धि होने लग गई, उसके देर भगवान महावीर का नाम ही मैं वर्धमान यूज कर रही हूँ। जैसे ही उनका जन्म होता है तभी बोलते हैं त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो महावीर के, क्योंकि वो त्रिशला मात की कोख से जन्म। तो अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग कार्य मीन्स कौन सा गुण मुख्य रूप से उभर कर आता है उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज समभिरूढ़। क्लियर हुआ? हाँ जी। नेक्स्ट आता है एवं भूत नय। पदार्थ जिस समय अपनी अर्थ क्रिया 6 में प्रवृत्त होकर उसी समय उस शब्द का वाच्य मानना चाहिए, ऐसी निश्चय दृष्टि वाला नय एवं भूत नय है। इंद्र अपने आसन पर जिस समय सुशोभित होता है उस समय उसे इंद्र कहना चाहिए। वो कौन से समय पर कौन सा कार्य कर रहा है? जैसे मैंने कहा ना, जैसे ही उनका जन्म हुआ हम उनका क्या नाम लेते हैं? त्रिशलानंदन में कृष्णानंदन बोलते हैं। जैसे ही बढ़ोतरी होती है हम उनका क्या नाम लेते हैं? वर्धमान। जैसे ही 8 साल की उम्र में अपनी वीरता बताते हैं वीर, क्योंकि जैसे जैसे उनकी बुद्धि निर्मल होती जाती है वी कॉल हिम सन्मति। और बहुत सारे परीक्षाओं को एक साथ सहन करने वाली शक्ति तो वीर में वीर महावीर। तो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग नाम और स्पष्ट नाम देना, एग्जैक्टली वो नाम जो अप्रोप्रिएट है वो समय पर देना इज कॉल्ड एज एवं भूत। उस परिस्थिति में क्या नाम सबसे करेक्ट है? अब समझो इंद्र अपने आसन पर बैठे और मैं तब उनको पुरंदर बुलाऊं तो वो करेक्ट है क्या? क्योंकि जब वो अपने आसन पर बैठे हैं, जब अपनी रीति को एंजॉय कर रहे हैं, अपने ऐश्वर्य का के साथ भोग विलास कर रहे हैं, तब मैं उनको कैसे बुला सकती हूँ पुरंदर है? क्योंकि पुरंदर का मीनिंग ही क्या है? विनाश कर रहे हैं। और जब वो विनाश कर रहे तब मैं उनको पुरंदर नहीं बुला के जब मैं उनको इंद्र बुला सकती हूँ क्या? नहीं। तो कौन सी सिचुएशन में कौन सा गुण उनका उभर कर आ रहा है उसके हिसाब से नाम देना इज कॉल्ड एवं भूत नय। जैसे शिव भगवान के बहुत सारे नाम हैं, त्रिलोचन भी बोलते हो, शिव भी बोलते हो, देन नीलकंठ भी बोलते हैं। ठीक है, नीलकंठ कब बोलते हैं? ओनली जब उन्होंने विष को धारण किया और अपने गले में बसाया, वो सर्कमस्टेंस के लिए उनका नाम क्या आ गया? नीलकंठ। करेक्ट। जब बहुत गुस्सा आता है, प्रलय होता है वो नाचते करते हैं, जब उनकी क्या आंख खुलती है? तीसरी आंख, तब उनको क्या बोलते हैं? त्रिलोचन। जब नॉर्मल अपने नॉर्मल स्थिति में होते हैं तब हम उनको क्या बोलते हैं? शिव भगवान। समझ में आया? तो अप्रोप्रिएट जगह पे अप्रोप्रिएट वर्ड को यूज करना इज कॉल्ड एज एवं भूत।
तो जब शकेंद्र, आप इंद्र जब बैठे हैं, देयर कॉल्ड शकेंद्र, जिस समय वो नगर के ध्वंस को कर रहे हैं उस समय हमको उनको पुरंदर कहना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं जैन दर्शन में यह नए सिद्धांत वाक्य संरचना, वक्ता की शैली और तात्कालिक संदर्भों के आधार पर वक्ता के अभिप्राय को समझाने का सही माध्यम कहते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वक्ता, वो क्लियर से हमको समझ में आता है, नए के इतने भेदों के कारण। लास्ट में आपको ये दिया गया है लिस्ट, नए कितने प्रकार के हैं। नैगम ने संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नए इज नैगम। संग्रह समूह की अपेक्षा से विचार को रखने वाला नए। व्यवहार विधि पूर्वक विभाग करने वाला नए। ऋजु सूत्र वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करने वाला नए। शब्द लिंग आदि दोषों को दूर करते हुए पदार्थ का कथन करने वाला नए। पर्यायवाची शब्दों से भेद कर पदार्थ को ग्रहण करने वाला नए। उसी क्रिया रूप परिणमित पदार्थ को ग्रहण करने वाला। इस वर्तमान में जो उसका मीनिंग है सिर्फ उसको ग्रहण करने वाला, इसको एवं भूत। ठीक है, तो ये आपका प्रथम अध्ययन कंप्लीट हुआ तत्वार्थ सूत्र का। 34 सूत्र है इसके अंदर। ठीक है, आप उसको एक ब्रीफ रीडिंग देना, कुछ भी नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? शायद नए में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, एक बार उसको रीडिंग दीजिए, नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में मैं वापस डाउट क्लियर। ठीक है, हाँ जी। हाँ, अभी किसी को कुछ डाउट है तो 2 मिनट, नहीं तो फिर मैं समाप्ति सूत्र कराती हूँ। पौने 2 मिनट। किसी को कुछ डाउट है? नहीं। समाप्ति सूत्र करा दो। हाँ, हाँ जी। सभी अपनी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी सीधी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। ओ गुरुवर आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो इच्छा में दुक्रम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।